स्पाइडरमैन के फ़ैन तो आप लोग होंगे, साथ में हैरी पॉटर के फ़ैन होंगे। वैसे रिम मूवी आपने देखी होंगी और ये तीनों ही मूवीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी होंगी क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा ये मूवीज़ पसंद है। मिल के आ रही है इन मूवीज़ की तरफ से कि इन सभी मूवीज़ की लाइव एक्शन वेब सीरीज़ बन रही है। हाँ, आपने सही सुना, तीनों मूवीज़ की लाइव एक्शन वेब सीरीज़ बनने जा रही है, जिसमें कुछ कास्ट मेंबर्स कन्फर्म हो गए हैं, कुछ की शूटिंग डेट कन्फर्म हो गई और बहुत कंक्रीट डिटेल्स निकल के सामने आ रही हैं। जहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन की वेब सीरीज़ की। और ये वेब सीरीज़ आप सोचिए कि किस प्लेटफ़ॉर्म पे रिलीज़ होगी, वो मैं आगे बताऊँगा, तब तक आप खुद सोचिए कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे रिलीज़ होगी। ये जो वेब सीरीज़ है, इसके अंदर हमें मेन लीड में निकोलस के देखने को मिलेंगे। और अगर आपने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स मूवी देख रखी, तो उसके अंदर एक ब्लैक स्पाइडरमैन था जिसका नाम था स्पाइडरमैन नोर। तो उसी के ऊपर ये पूरी सीरीज़ होने वाली है, जिसके अंदर मेन लीड में निकोलस केज उसी डिप्रेस्ड स्पाइडरमैन का रोल निभाने वाले हैं और एक डिप्रेस्ड न्यूयॉर्क की दुनिया हमें देखने को मिलेगी। डिप्रेशन वाली। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस थीम को डिप्रेशन वाली थीम ही कहा जाता है जहाँ पे हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट होती है और चीज़ों को देख के लगेगा कि डिप्रेशन वाली यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है। तो इस दुनिया के अंदर निकोलस के एक डिटेक्टिव स्पाइडरमैन होते हैं, किस तरीके से केस सॉल्व करते हैं और जिस तरीके की चीज़ें आपने स्पाइडरमैन की इनिशियल मूवीज़ के अंदर देखी होगी, उसी तरीके की चीज़ें इसके अंदर भी सिमिलर हमें देखने को मिलेंगी, बट इसके अंदर अलग यूनिवर्स की कहानी देखने को मिलेगी और अलग तरीके से देखने को मिलेगी, बस कुछ सिमिलरिटी उसके अंदर होगी। तो मैं तो इस सीरीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ये सीरीज़ 2026 में हमें देखने को मिलेगी। अभी तक कोई स्पेसिफिक रिलीज़ डेट सामने नहीं आई, लेकिन कन्फर्म 2026 में एंड तक हो सकता है हमें देखने को मिल जाए। और अब बात करते हैं अब किस प्लेटफ़ॉर्म पे हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो सीरीज़ है, ये नेटफ्लिक्स पे देखने को नहीं मिलेगी, ना ही जियो हॉटस्टार पे देखने को मिलेगी, ये हमें देखने को मिलेगी अमेज़न स्टूडियो पे क्योंकि इसको एमजीएम प्लस बना रहा है। नेक्स्ट सीरीज़ हैरी पॉटर की सीरीज़ जिसको कन्फर्म कर दिया गया है। वैसे तो 2003 में इसकी बात चल रही थी, लेकिन अब कास्ट मेंबर्स को भी कन्फर्म कर दिया गया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो कि एक फैक्ट है जिसके ऊपर मुझे इनिशियली विश्वास हुआ नहीं। लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने हैरी पॉटर की सीरीज़ के अंदर, मूवी के अंदर हैरी, रॉन और हरमाइनी के कैरेक्टर को देखा होगा। इनके लिए इस सीरीज़ के अंदर 32,000 से ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया था, उनका ऑडिशन लिया गया था, ताकि उसमें से सबसे बेस्ट बच्चों को ये लोग सेलेक्ट कर सके। और एक बात मैं अभी से बता सकता हूँ कि जो हरमानिया का कैरेक्टर होने वाला है ना, उसको ये लोग पक्का ब्लैक लेंगे, या तो हैरी या किसी और को ये लोग पक्का ब्लैक लेंगे। बाकी इस मूवी के अंदर अभी तक कन्फर्म नहीं किया गया कि कौन से एक्टर्स इन सभी कैरेक्टर्स का रोल निभाएंगे, उनको बाद में कंफर्म किया जाएगा। लेकिन एडल्ट्स को अभी के लिए कंफर्म कर दिया गया है, जिन सभी को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस सीरीज़ की शूटिंग 2005 यानी कि इसी साल के समर से शुरू हो जाएगी और 2026 के एंड तक या 2027 की शुरुआत में हमें ये सीरीज़ देखने को मिलेगी और ये सीरीज़ हमको देखने को मिलेगी एचबी और मैक्स पे। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ये सीरीज़ हमको हिंदी लैंग्वेज में जियो हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी। लास्ट सीरीज़ है पैसिव की सीरीज़ और ये सीरीज़ बहुत पहले से इसकी बात चल रही थी, लेकिन अब इसको कंफर्म कर दिया गया है और ये सीरीज़ गई है अमेज़न स्टूडियोज़ के पास, मतलब कि हमें ये सीरीज़ अमेज़न में देखने को मिलेगी। और इस सीरीज़ के अंदर जो स्टोरी होने वाली है, वो ओरिजिन स्टोरी होने वाली है, मतलब कि बिल्कुल शुरुआत से चीज़ें दिखाई जाएँगी। उसका किसी और सीरीज़ से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसके अंदर 2013 में आई हुई जो मूवी थी पैसिफिक रिम की, उसके बाद वाली मूवी और एक एनिमेटेड सीरीज़ आई थिंक आई थी, फ़ोन का कनेक्शन इस सीरीज़ से होने वाला है। लेकिन इस सीरीज़ को देखने के लिए आपको किसी और सीरीज़ को देखने की एज़ सच कोई ज़रूरत है नहीं। बात करें ये सीरीज़ हमें कब तक देखने को मिलेगी और इसके अंदर कौन से कास्ट मेंबर्स हमें देखने को मिलेंगे, तो इस सीरीज़ की अभी तक कोई रिलीज़ डेट तो कंफर्म हुई नहीं है, ना ही इसके कास्ट मेंबर्स को कंफर्म किया गया है। लेकिन फिर भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये सीरीज़ हमें 2006 के एंड तक या 2027 की शुरुआत में कहीं देखने को मिलेगी। बाकी कास्ट मेंबर्स अभी के लिए कंफर्म नहीं है। जैसे ही वो कंफर्म होंगे तो के अंदर बता दूंगा। इसीलिए अगर आपने अब सब्सक्राइब नहीं किया, जिसके ऊपर बहुत अच्छी हॉलीवुड न्यूज़ लाता हूँ, तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी चैनल, जहाँ हम बात करते हैं मार्वल, डीसी और हॉलीवुड मूवीज़ के अपडेट्स को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले खबर निकल कर आती है मार्वल की इड फैंटास्टिक फोर मूवी को लेकर।
जहां पर बताया जा रहा है कि इस मूवी के रीशूट्स चल रहे हैं। लगता है कि इस बार मार्वल छोटी मोटी बात पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। लेकिन क्या ये रीशूट्स फिल्म को और भी बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं? पता नहीं। तो नेक्स्ट अपडेट है सिडनी स्वीनी की एनीवन बट यू मूवी को लेकर, जहां पर फैंस ने उनसे पूछा कि क्या हमें इसका सीक्वल देखने को मिल सकता है। तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हो भी सकता है और नहीं भी। तो क्या आप लोग इस मूवी के सीक्वल को लेकर इंटरेस्टेड हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट अपडेट है नेपोलियन डायनामाइट मूवी को लेकर। ये एक कल्ट कॉमेडी टाइप की मूवी है, जिसके सीक्वल को कंफर्म कर दिया गया है और पुराने वाइब्स को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अगली अपडेट है जेम्स ग्रे की अपकमिंग फिल्म पेपर टाइगर को लेकर, जहां हमें स्कारलेट जोहानसन, एडम ड्राइवर और माइल्स टेलर एक साथ दिखने वाले हैं। इस मूवी की स्टोरी दो भाइयों की है जो अमेरिकन ड्रीम के पीछे भागते हैं पर एक स्कैम में फंस जाते हैं। अगली अपडेट है जेम्स गन की सुपरमैन को लेकर, जहां एक फ्रेश लुक सामने आया है सुपरमैन मूवी से, जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। बताना कैसा लगा। अगला अपडेट है हेनरी केविल को लेकर। जॉन विक के डायरेक्टर चैड स्टाहेल्स की हाईलैंडर के रिब्यूट पर काम करेंगे। इसकी शूटिंग सितंबर 2025 से शुरू होगा। तो क्या आप लोग हेनरी केविल को हाईलैंडर के रूप में देखना चाहते हैं? अगला अपडेट है अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर, जहां पर यूएस एजेंट का किरदार निभाने वाले एक्टर वायट रसेल ने बताया कि उनके पास अभी तक कोई स्क्रिप्ट नहीं आई है और उन्हें नहीं पता कि मूवी में उनका किरदार क्या करने वाला है। नेक्स्ट अपडेट है 28 साल बाद मूवी को लेकर, जहां पर इसका एक नया लुक सामने आया है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है टेड मूवी से। तो इस मूवी की एक एनिमेटेड सीक्वल सीरीज पर काम चल रहा है और इसके ओरिजिनल कास्ट रिटर्न करेंगे। अगला अपडेट आया है मॉन्स्टरवर्स फ्रेंचाइज से, जहां पर अपकमिंग मूवी गॉडजिला कांग सुपरनोवा का एक नया लोगो रिलीज कर दिया गया है और यह मूवी 27 मार्च 2027 में रिलीज होगी। नेक्स्ट अपडेट है एक्समैन मूवी को लेकर, जहां पर थंडरबोल्ट्स मूवी के डायरेक्टर जैक रीवर से बात चल रही है इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट रायन कुगलर ने बताया कि वो माइकल बी जॉर्डन के साथ और काम करना चाहते हैं। उनका और माइकल बी जॉर्डन का क्रिएटिव कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि वह फ्यूचर कोलैबोरेशंस के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट है हॉकआई के सीजन 2 को लेकर। जेरेमी रेनर से जब पूछा गया कि इसमें उनके किरदार क्लिंट बार्टन के भाई ट्रिक शॉट का किरदार भी दिख सकता है, हाँ या नहीं, तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ पक्का नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से एक कास्टिंग अपडेट है। इस मूवी की कास्टिंग लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका है जो है लीना कोलन जायस, लेकिन यह किस किरदार को प्ले करने वाली हैं यह अभी नहीं पता। अगला अपडेट है फॉलआउट के सीजन 2 को लेकर। तो इस सीरीज की शूटिंग कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही हमें यह अमेजॉन प्राइम पर देखने को मिल सकता है। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट डीसी यूनिवर्स की तरफ। वहां से क्या अपडेट्स निकल कर आए हैं बात करते हैं। तो सबसे पहली खबर निकल कर आई है द बैटमैन पार्ट 2 को लेकर, जिसका फिल्मांकन नेक्स्ट ईयर यानी मार्च 2026 से लंदन में शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है डीसी स्टूडियो को लेकर। अभी हाल ही में इन्वेस्टर्स मीट में वार्नर ब्रदर्स के सीईओ डेविड जसलाव ने कहा कि डीसी के पास एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप है सुपरमैन, सुपरगर्ल और लैंटर्न्स को लेकर, और बताया कि पूरा 10 साल का रोड मैप ऑलरेडी तैयार है। बढ़ते हैं इस हफ्ते के लास्ट अपडेट की तरफ, जो कि है पीसमेकर के सीजन 2 को लेकर, जहां पर इसका एक नया पोस्टर रिलीज किया गया है और हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हों तब तक इसका टीजर या ट्रेलर आ चुका हो। इसका रिलीज डेट है 21 अगस्त 2025। तो यह थी दोस्तों इस हफ्ते की सारी अपडेट्स। आपको कौन सी न्यूज़ सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हेलो गाइस, वेलकम है आपका फिल्मी टॉक के एक और नए एपिसोड में। तो आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि प्रभास और डायरेक्टर अनुराग वापुरी की आने वाली पैन इंडिया फिल्म फौजी की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। प्रभास की यह फिल्म हमें अगले साल 15 अगस्त को देखने को मिलेगी। आपको बता दूं कि फौजी की शूटिंग 60 से 70% तक पूरी हो चुकी है और अगले 3 से 4 महीनों में यह पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। अनुराग वापुरी के डायरेक्शन में बन रही यह फिल्म एक वर्ल्ड एक्शन ड्रामा होगी जिसमें प्रभास ट्रिपल रोल में नजर आएंगे।
इस फिल्म में प्रभास के साथ ईमानवी स्मेल, दिशा पाटनी, सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती और जया अपराधा अहम रोल में होंगे। अब देखना यह है कि फौजी के मेकर्स इसका फर्स्ट लुक पोस्टर या ग्लिम्प्स कब रिलीज करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि अगले साल के मिड में प्रभास और डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की मच अवेटेड फिल्म स्पिरिट रिलीज होने वाली थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, स्पिरिट की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। मुझे लगता है कि स्पिरिट हमें 2026 के अंत में ही देखने को मिलेगी। आप सबसे जानना चाहता हूँ, आप प्रभास की फौजी और स्पिरिट में से किस फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं? मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म द किंग में अनिल कपूर की एंट्री हो गई है। बताया जा रहा है कि अनिल कपूर इस फिल्म में शाहरुख खान के मेंटोर के रोल में नजर आएंगे। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली द किंग की शूटिंग अगले 4 से 5 दिनों में मुंबई में शुरू होगी। ये फिल्म एक बड़ी एक्शन ड्रामा होगी जिसमें शाहरुख खान एक डॉन के रोल में होंगे। उनके साथ दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अभय वर्मा, अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी और अनिल कपूर अहम रोल में नजर आएंगे। दी किंग हमें 2026 के सेकंड हाफ में देखने को मिलेगी। अब देखना यह है कि इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होती है। शाहिद कपूर की मच अवेटेड सीरीज फर्जी 2 की शूटिंग इस साल के अंत यानी दिसंबर से शुरू होगी। आपको बता दूं कि शाहिद ने फर्जी 2 के लिए 45 करोड़ की मोटी फीस चार्ज की है। आमतौर पर शाहिद एक फिल्म के लिए 25 से 30 करोड़ लेते हैं, लेकिन फर्जी 2 के हाइप को देखते हुए उन्होंने मेकर्स से 45 करोड़ डिमांड किए और मेकर्स मान गए। फर्जी 2 को भी राज एंड डी के डायरेक्ट करेंगे और इसमें शाहिद के साथ विजय सेतुपति और राशि खन्ना लीड रोल में होंगे। ये सीरीज हमें 2026 के सेकंड हाफ में अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। अब देखना यह है कि फर्जी 2 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होती है। सनी देओल की बॉर्डर 2 में वरुण धवन रियल लाइफ हीरो मेजर होशियार सिंह दहिया के रोल में नजर आएंगे, जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बन रही बॉर्डर 2 की शूटिंग जोर शोर से चल रही है। इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी लीड रोल में होंगे। यह फिल्म अगले साल 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। थलापति विजय के बाद शिव कार्तिकेयन मलयालम इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी फादर और सन के रिश्ते पर आधारित होगी, जिसे गुड नाइट के डायरेक्टर विनायक चंद्रशेखर डायरेक्ट करेंगे। यह खबर अभी ऑफिशियल नहीं है। अब देखना यह है कि इस फिल्म की ऑफिशियल अपडेट कब आती है, लेकिन ज़्यादा चांस हैं कि मोहनलाल और शिव कार्तिकेयन एक फिल्म में साथ नजर आएंगे। विजय सेतुपति की आने वाली फिल्म इक्का का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर देखने में अच्छा लग रहा है। इसमें एक सस्पेंसफुल कहानी दिखाई गई है, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद भी कहानी का कुछ पता नहीं चलता। ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखना यह है कि यह फिल्म कैसी होगी। मुगा कुमार के डायरेक्शन में बनी यह रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें विजय सेतुपति के साथ रुक्मणी वसंत और योगी बाबू अहम रोल में होंगे। यह फिल्म 23 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ड्रैगन के बाद प्रदीप रंगनाथन की अगली फिल्म लव इंश्योरेंस कंपनी की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। ये फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। विघ्नेश शिवन के डायरेक्शन में बनी ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें प्रदीप रंगनाथन के साथ कीर्ति शेट्टी फीमेल लीड रोल में होंगी। आपको बता दूं कि प्रदीप रंगनाथन की चौथी फिल्म इस साल दिवाली पर रिलीज होगी। अब देखना यह है कि ड्रैगन की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद उनकी ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम है आपका फिल्मी टॉक के एक और नए एपिसोड में। तो आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आमिर खान की आने वाली फिल्म सितारे ज़मीन पर के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर देखने में तो सही लग रहा है। ट्रेलर में हमें आमिर खान एक बास्केटबॉल कोच के रोल में नजर आ रहे हैं, जो कई सारे अपाहिज बच्चों को बास्केटबॉल सिखाते हैं। इसके साथ ही इस ट्रेलर में हमें थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिल रही है। लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिसिंग है, वो है इमोशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस टाइप की फिल्मों में भर भर कर इमोशन होता है, लेकिन
इस फिल्म के ट्रेलर में हमें वो इमोशन देखने को नहीं मिला। फिर भी आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर देखने में तो सही है। तो अब यही देखना होगा कि आमिर खान की यह फिल्म कैसी होती है। R.S. प्रसन्न के डायरेक्शन में बनने वाली आमिर खान की ये फिल्म हमें अगले महीने 20 जून को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। वहीं आमिर खान से जुड़ी दूसरी खबर यह निकल कर आ रही है कि आमिर खान और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी फिर से एक साथ फिल्म में काम करने वाले हैं। अब इस फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि आमिर खान की यह फिल्म 3 इडियट्स और पीके की तरह एक सोशल ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसकी शूटिंग अगले साल की शुरुआत यानी 2026 की शुरुआत से शुरू कर दी जाएगी। तो अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में आमिर खान और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की इस फिल्म से जुड़ी और क्या अपडेट्स बाहर निकल कर आती हैं। वहीं यूएसए में रामचरण ने एक ट्रिप फिल्म मीट के दौरान बताया है कि उनकी आने वाली अगली फिल्म पैडी की शूटिंग अभी लगभग 30% तक पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि उनकी 2018 में रिलीज हुई फिल्म रंगास्थलम के मुकाबले पैडी फिल्म काफ़ी तगड़ी होने वाली है। आप सभी को बता दूं कि जहां रंगास्थलम फिल्म को सुकुमार ने डायरेक्ट किया था, वहीं पैडी फिल्म को सुकुमार के असिस्टेंट डायरेक्टर बूची बाबू साना डायरेक्ट कर रहे हैं। आज से पैडी फिल्म के एक नए शेड्यूल की शूटिंग कर्नाटक में शुरू हो गई है, जो लगातार 9 दिनों तक चलेगी। जहां तक मुझे लगता है, पैडी फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत तक पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। रामचरण की यह फिल्म हमें अगले साल 27 मार्च को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। पवन कल्याण की आने वाली पैन इंडिया फिल्म ओजी के फाइनल शेड्यूल की शूटिंग आज से थाईलैंड में शुरू हो गई है। सुजीत के डायरेक्शन में बनने वाली पवन कल्याण की यह फिल्म एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसमें पवन कल्याण के साथ प्रियंका मोहन और इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आएंगे। आप सभी को बता दूं कि पहले पवन कल्याण की यह फिल्म पिछले साल 27 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन समय पर शूटिंग पूरी न होने के कारण यह फिल्म पोस्टपोन हो गई। अब कहा जा रहा है कि पवन कल्याण की ओजी फिल्म हमें इसी साल 5 सितंबर को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी, लेकिन अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है। तो अभी यही देखना होगा कि इस फिल्म के मेकर्स इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट कब तक अनाउंस करते हैं। बताया जा रहा है कि प्रभास और डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म स्पिरिट के लिए दीपिका पादुकोण ने 20 करोड़ की फीस चार्ज की है। ऐसा पहली बार हुआ है कि दीपिका पादुकोण ने किसी एक फिल्म के लिए RS 20 करोड़ की फीस चार्ज की हो। आप सभी को बता दूं कि संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनने वाली स्पिरिट फिल्म की शूटिंग इसी साल अगस्त के महीने से शुरू होने वाली है। प्रभास की ये फिल्म हमें 2026 के अंत में देखने को मिल सकती है। तो अब यही देखना होगा कि स्पिरिट फिल्म के मेकर्स इसका फर्स्ट लुक पोस्टर या फर्स्ट लुक ग्लिम्प्स कब तक रिलीज करते हैं। वहीं डायरेक्टर लोकेश कनगराज के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली बेंज फिल्म की शूटिंग आज से चेन्नई में शुरू हो गई है। आप सभी को बता दूं कि बेंज फिल्म LC यूनिवर्स की 5वीं फिल्म होने वाली है, जिसे बकिया राजकरण डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म में राघव लॉरेंस के साथ प्रियंका मोहन और R माधवन लीड रोल में नजर आएंगे। अभी तक बेंच फिल्म की कोई ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि राघव लॉरेंस की यह फिल्म हमें अगले साल की शुरुआत यानी 2026 की शुरुआत में देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि वॉर 2 की अपडेट 20 मई को आने वाली है। 20 मई को वॉर 2 का पहला टीजर रिलीज होगा। वॉर 2 इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, क्योंकि इसमें ऋतिक रोशन के साथ जूनियर NTR लीड रोल में है। ये स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है, जिसे अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की हाइप बहुत ज़्यादा है। देखते हैं ये बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है। वॉर 2 की अपडेट के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरी बड़ी और बुरी खबर ये है कि परेश रावल कुछ आपसी मतभेदों के कारण हेरा फेरी 3 से बाहर हो गए हैं। जी हाँ, मेरे लिए यह साल की सबसे बुरी खबर है। एक वायरल खबर के मुताबिक बाबूराव का किरदार उनके लिए बोझ बन गया है और वे अब इस रोल से अलग होना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि वे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने खुद को इससे दूर कर लिया। अगर परेश रावल नहीं होंगे, तो फिरोज नाडियाडवाला को हेरा फेरी 3 नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि बिना बाबूराव के इस फिल्म को कौन देखेगा। आप हेरा फेरी 3 के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताइए। शाहरुख खान की किंग की स्टार कास्ट फाइनल हो चुकी है। इसमें शाहरुख खान लीड रोल में होंगे, दीपिका पादुकोण फीमेल लीड होंगी और अभिषेक बच्चन मुख्य विलेन के किरदार में नजर आएंगे। किंग की शूटिंग जल्द शुरू होगी और इसे पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे। देखते हैं इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट और रिलीज डेट कब आती है। धमाल फ्रेंचाइज की अगली फिल्म धमाल 4 की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। इसे इंद्र कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा और रवि किशन अहम भूमिकाओं में होंगे। मेकर्स ने बताया कि यह फिल्म ईद 2026 पर रिलीज होगी। दोस्ताना 2 पर काम शुरू हो गया है। शूटिंग जनवरी 2026 में शुरू होगी और यह फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होगी और ये फिल्म 2026 के अंत तक रिलीज होगी। चिरंजीवी की मेगा 157 में नयनतारा फीमेल लीड होंगी। इसे अनिल रविपुड़ी डायरेक्ट करेंगे। यह एक कॉमेडी फिल्म होगी जिसकी शूटिंग जल्द शुरू होगी और यह संक्रांति 2026 पर रिलीज होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि अजीत कुमार की AK-60 की शूटिंग नवंबर 2025 में शुरू होगी और यह अप्रैल या मई 2026 में रिलीज होगी। डायरेक्टर का नाम अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन खबरें हैं कि इसे गुड बैड अगली के डायरेक्टर अधिक रविचंद्रन या रेट्रो के डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज डायरेक्ट कर सकते हैं। अजीत और प्रशांत नील की फिल्म शायद उनकी 65वीं फिल्म होगी, जो ड्रैगन और सालार 2 के बाद शुरू होगी। जूनियर NTR से जुड़ी एक खबर यह है कि उनकी और प्रशांत नील की फिल्म ड्रैगन का ग्लिम्प्स भी 20 मई को आने वाला था, लेकिन वॉर 2 की हाइप को देखते हुए ड्रैगन के मेकर्स ने कहा, इस साल जूनियर का जन्मदिन वॉर 2 के साथ सेलिब्रेट करें। हम ड्रैगन की अपडेट बाद में लाएंगे। वैसे ड्रैगन की शूटिंग भी जोरों शोरों से चल रही है और यह फिल्म 25 जून 2026 को रिलीज होगी, तो 14 अगस्त 2025 को वॉर 2 के साथ सेलिब्रेट करें। 2 और 25 जून 2026 को ड्रैगन। देखते हैं इन दोनों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई करती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की 1 की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। इसे TVF और बालाजी टेलीफिल्म्स एकता कपूर प्रोड्यूस कर रहे हैं। पंचायत सीरीज के डायरेक्टर दीपक मिश्रा और अर्नब कुमार इसे डायरेक्ट करेंगे। यह एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर होगी जो किसी पुरानी लोककथा से प्रेरित है। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लीड रोल में होंगे। शूटिंग जून 2025 में शुरू होगी और फिल्म 15 मई 2025 में रिलीज होगी। 2026 को रिलीज होगी। कुबेर के पोस्टपोन की खबरें थीं, लेकिन मेकर्स ने कंफर्म किया कि यह 20 जून 2025 को रिलीज होगी। यह एक पैन इंडिया फिल्म है जो तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज होगी। उसी समय आमिर खान की सितारे जमीन पर और पवन कल्याण की हरिहर वीर मल्लू 12 जून भी रिलीज होंगी। हॉलीवुड डायरेक्टर डेविड लीच नेटफ्लिक्स के साथ गियर्स ऑफ वॉर के लाइव एक्शन प्रोजेक्ट के लिए बात कर रहे हैं। ये एक पॉपुलर गेम है जिस पर पहले लाइव एक्शन और फिर एनिमेटेड फिल्म बनेगी। डेविड ने डेडपुल 2, हॉब्स एंड शॉ और बुलेट ट्रेन जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। हॉरर थ्रिलर वुल्फमैन जियो हॉटस्टार पर हिंदी डब में उपलब्ध है। यह जनवरी 2025 में रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जिसमें इंसान भेड़िया बन जाता है, तो इसे देख सकते हैं। लव, डेथ एंड रोबोट्स का चौथा सीजन नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में रिलीज हो गया है। इसमें 10 अलग अलग कहानियां हैं। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स ने 2 दिनों में भारत में लगभग 10 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। ये हिंदी में भी उपलब्ध है। आपने ये फिल्म देखी? अगर हाँ, तो कैसी लगी? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सलमान खान की अगली फिल्म गालवान वैली की घटना के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, जिसमें सलमान खान एक आर्मी ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे।
15 जून 2020 को लद्दाख में इंडिया चाइना बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच काफी हिंसक झड़प हुई थी। बताया जा रहा है कि यह 45 सालों में भारत चीन के बीच सबसे घातक संघर्ष था। सलमान खान इसी घटना पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसे अपूर्व लाखिया डायरेक्ट करेंगे। खबरों की माने तो फिल्म की शूटिंग जुलाई में शुरू होगी और यह फिल्म 2026 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। 2026 में यश की टॉक्सिक और अजय देवगन की धमाल 4 भी आ रही है। तो देखना होगा कि सलमान खान की यह फिल्म कब तक रिलीज होती है। जैसा कि हम जानते हैं, रजनीकांत की यह फिल्म कूली 14 अगस्त को रिलीज होगी। ज्यादा चांस हैं कि कुल्ली का ऑफिशियल ट्रेलर सितंबर के अंत या अगस्त की शुरुआत में देखने को मिले। वैसे अगस्त के पहले हफ्ते की संभावना ज्यादा है। देखते हैं कि कुली के मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अपडेट कब आता है। रेट्रो की बात करें तो सूर्या की इस फिल्म ने पिछले 17 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब 62 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म का बजट करीब 65 करोड़ है, तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही है। हिट 3 की बात करें तो नानी की इस फिल्म ने 17 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब 80 करोड़ का नेट कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड 120 करोड़ का कलेक्शन किया है। हिट 3 का बजट 60 से 65 करोड़ है, तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही है। हिट 3 ने अच्छा कलेक्शन किया, लेकिन रेट्रो ने उतना कलेक्शन नहीं किया जितनी उम्मीद थी। देखते हैं कि सूर्या की अगली फिल्म सूर्या 45 कैसी होती है। करीना कपूर की अगली फिल्म मेघना गुलजार के साथ है, जिसका नाम दायरा है। इसमें करीना एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगी और पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिका में होंगे। शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन रिलीज डेट को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। इसके अलावा करीना कपूर, सैफ अली खान और प्रभास की फिल्म स्प्रिट में नेगेटिव रोल में नजर आएंगी। स्प्रिट की शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू होगी और यह 2026 के अंत या 2027 के मध्य में रिलीज हो सकती है। मार्को 1 के एंड क्रेडिट सीन में एक नया गैंग आया था और विक्टर के बेटे को किडनैप कर लिया गया था। जी हाँ, मेकर्स ने मार्को के सीक्वल को कंफर्म कर दिया है और जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू होगी। एंड क्रेडिट सीन के हिसाब से मार्को 2 की कहानी मार्को और उसके भतीजे के इर्द गिर्द घूमेगी। रिलीज डेट के बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन मार्को की सफलता को देखते हुए इसका सीक्वल जल्द आ सकता है। रामायण मूवी का टीजर हाल ही में वेब समिट में दिखाया गया, लेकिन इसे ऑनलाइन रिलीज नहीं किया गया। खबरों के मुताबिक 2 मिनट 36 सेकंड का टीजर तैयार है और जल्द ही ऑनलाइन रिलीज होगा। मेरे हिसाब से यह टीजर दशहरा या दिवाली के मौके पर आ सकता है। देखते हैं कि मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अपडेट कब आता है। लाहौर 1947 की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई। देखते हैं कि इसकी रिलीज डेट क्या होती है। भूल चूक माफ पहले थिएटर में आने वाली थी, लेकिन कम एडवांस बुकिंग की वजह से इसे थिएटर से हटा दिया गया और कहा गया कि यह डायरेक्ट प्राइम वीडियो पर आएगी। लेकिन बाद में पीवीआर इनॉक्स ने मेकर्स पर केस कर दिया, क्योंकि उन्हें नुकसान हुआ था। अब यह फिल्म 23 मई को थिएटर में रिलीज होगी और 2 हफ्ते बाद प्राइम वीडियो पर। ट्रेलर अच्छा लगा तो देखते हैं कि इसकी कहानी कैसी होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि सलमान खान के अगले फिल्म की शूटिंग जुलाई के महीने में स्टार्ट होगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सलमान खान की ये फिल्म 2020 में हुए गालवान वैली की घटना के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, जिसमें सलमान खान एक आर्मी ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। तो कहा जा रहा है कि सलमान खान इस फिल्म में कर्नल संतोष बाबू के रोल में नजर आएंगे। कर्नल संतोष बाबू 15 जून 2020 को वे गालवान वैली क्लैश में चीनी सैनिकों का सामना करते हुए शहीद हो गए थे। तो यह फिल्म कर्नल संतोष बाबू और गालवान वैली की घटना पर आधारित होगी, जिसे अपूर्वा लाखिया डायरेक्ट करेंगे। अपूर्वा लाखिया ने ही शूट आउटेड लोखंडवाला, हसीना पारकर और जंजीर फिल्म को डायरेक्ट किया था। सलमान खान के अलावा अभी इस फिल्म में किसी और एक्टर का नाम नहीं आया है, पर जैसा कि बड़ी फिल्म है तो इस फिल्म में हमें कुछ और एक्टर भी देखने को मिलेंगे। तो सलमान खान के इस फिल्म की शूटिंग इसी साल जुलाई के महीने में स्टार्ट होगी और कहा जा रहा है कि यह फिल्म 2026 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। तो आप सलमान खान की फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है
कि अक्षय कुमार ने भूत बंगला की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। भूत बंगला अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्मों में से एक है जिसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है। अक्षय कुमार कहते हैं कि यह प्रियदर्शन के साथ उनकी 7वीं और एकता कपूर के साथ दूसरी फिल्म है। वामिका गब्बी के साथ यह मेरी पहली फिल्म है, लेकिन उम्मीद है कि यह आखिरी नहीं होगी। भूत बंगला फिल्म से लोगों को काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि अक्षय कुमार और प्रियदर्शन ने इससे पहले खट्टा मीठा दे, धनाधन, गरम मसाला, भूल भुलैया और भागम भाग जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। भूल भुलैया की तरह यह भी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी जिसमें अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, तब्बू, मनोज जोशी, मिथिला पालकर और सलमान जोशी अहम भूमिका में नजर आएंगे। तो अक्षय कुमार की यह फिल्म अप्रैल 2026 में रिलीज होगी। बालाकृष्णा और डायरेक्टर गोपीचंद मालिनी ने एक और फिल्म के साथ वापस आ रहे हैं। गोपीचंद मालिनी ने ही 2023 में आई बालाकृष्णा के एक्शन ड्रामा वीर सिम्हा रेड्डी को डायरेक्ट किया था। वीर सिम्हा रेड्डी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, पर फिल्म में बालाकृष्णा की एक्टिंग को उनके फैंस ने काफ़ी पसंद किया था। तो अब गोपीचंद मालिनी बालाकृष्णा के साथ एक और फिल्म ले आ रहे हैं। अभी बालाकृष्णा अखंडा 2 को शूट कर रहे हैं, जो कि इसी साल सितंबर के महीने में रिलीज होगी। तो बताया जा रहा है कि अखंडा 2 को कंप्लीट करने के बाद बालाकृष्णा गोपीचंद मालिनी के फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। बालाकृष्णा की ये फिल्म 6 जून को लॉन्च होगी और इस फिल्म की शूटिंग सितंबर एंड या फिर अक्टूबर के महीने में स्टार्ट होगी। तो देखते हैं कि 6 जून को क्या होता है। जाने माने एक्टर टॉम क्रूज ने कहा है कि उन्होंने बैलरीना फिल्म देखी है और उन्हें ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी है। टॉम क्रूज कहते हैं कि यह बिल्कुल उसी टोन में है और उसी वीक की दुनिया में है जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बैलरीना जॉन विक की स्पिन ऑफ है, जिसकी कहानी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बीच सेट होगी, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे ई मकारो अपने पिता की मौत का बदला लेती है। एना डी आर्म्स फिल्म के लीड रोल में होंगी, वहीं कियानू रीव्स भी कैमियो रोल में नजर आएंगे। ट्रेलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, तो देखते हैं कि जॉन विक के इस फिल्म की कहानी कैसी होती है। तो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक ब्लेरिना 6 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अजय देवगन की फिल्म रेड 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। जी हाँ, इस फिल्म ने पिछले 18 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 135 करोड़ की कमाई की है। वहीं वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन किया है। फिल्म का बजट 60 से ज़्यादा करोड़ है, 65 करोड़ है। तो देखा जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई है। मिशन इम्पॉसिबल फाइन रैगनिंग की बात करें तो इस फिल्म ने सैटरडे को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 16.5 करोड़ का कलेक्शन किया था और कल संडे को करीब 18 करोड़ का कलेक्शन किया है। देखा जाए तो दी फाइनल रैगनिंग ने इस साल कुछ बड़ी हिंदी फिल्मों के मुकाबले काफ़ी अच्छी कमाई की है। तो दी फाइनल रैगनिंग ने 2 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 50 लाख की कमाई की है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अभी डिटेल में नहीं आया है, लेकिन जैसे ही आएगा हम आपको फिल्मी टॉक्स में बताते रहेंगे। तो क्या आपने मिशन इम्पॉसिबल की इस आखिरी फिल्म को देखा है? अगर देखा है तो ये फिल्म आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि आज जून टीआर के जन्मदिन पर वॉर 2 का ऑफिशियल टीजर आ गया है। टीजर एक्शन से भरा हुआ है, जिसमें जून टीआर और आर्तिक रोशन जबरदस्त एक्शन अंदाज में नजर आ रहे हैं। टीजर में जूनियर को देखकर लग रहा है कि वह इस फिल्म में नेगेटिव रोल में होंगे, क्योंकि यहाँ पर वह कबीर को वॉर के लिए चैलेंज करते हैं। कबीर की एंट्री जबरदस्त है, जहां पर वह एक भेड़िए के साथ नजर आते हैं। इसके बाद टीजर में आर्तिक रोशन और जून एनटीआर का फेस ऑफ देखने लायक है। मैं इसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। टीजर अच्छा है और उम्मीद है कि फिल्म की कहानी भी उतनी ही शानदार होगी। टीजर के साथ फिल्म के मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि यह फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होगी। प्रभास की आगामी फिल्म फौजी के अगले शेड्यूल की शूटिंग कल यानी 20 मई से रामोजी फिल्म सिटी में शुरू होने वाली है। 26 मई से प्रभास भी इस फिल्म की शूटिंग में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का यह शेड्यूल लगभग 40 दिनों तक चलेगा, जिसमें कुछ बड़े एक्शन सीक्वेंस शूट किए जाएंगे। अनुराघव पुरी के निर्देशन में बन रही यह फिल्म एक पीरियड एक्शन ड्रामा होगी, जिसमें प्रभास एक ब्रिटिश ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म अगले साल 15 अगस्त को रिलीज हो सकती है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है।
अब यह देखना होगा कि फिल्म के निर्माता इसका फर्स्ट लुक पोस्टर और आधिकारिक रिलीज डेट कब तक घोषित करते हैं। सूर्या की सूर्या 45 के बाद उनकी अगली फिल्म सूर्या 46 की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। यह एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसका निर्देशन लकी भास्कर के निर्देशक वेंकट अटूरी करेंगे। इस फिल्म की शूटिंग इसी महीने के अंत से शुरू होगी। इस फिल्म में सूर्या के अपोजिट मालविका बेजू फीमेल लीड रोल में नजर आएंगी। यह फिल्म 2026 के मध्य तक रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार और डायरेक्टर अमित राय ने ओ माय गॉड 3 पर काम शुरू कर दिया है। आने वाले कुछ दिनों में अमित राय ओ माय गॉड 3 की कहानी पर काम करेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस फिल्म की शूटिंग 2026 के अंत तक शुरू होगी। पहली और दूसरी फिल्म की सफलता को देखते हुए मेकर्स तीसरे पार्ट में भी उसी सफलता को दोहराना चाहते हैं। ओ माय गॉड 2012 में और ओ माय गॉड 2 2023 में रिलीज हुई थी और दोनों फिल्मों को बहुत पसंद किया गया था। दूसरी फिल्म को आने में 11 साल लगे थे, लेकिन तीसरी फिल्म को इतना समय नहीं लगेगा। ओ माय गॉड 3 की शूटिंग 2026 के अंत तक शुरू होगी और ये फिल्म मिड 2027 में रिलीज होगी। एक और बड़ी खबर यह है कि वेत्री मारन ने कहा है कि वह वाड़ी वासल के तुरंत बाद धनुष की एक फिल्म डायरेक्ट करेंगे। धनुष और वेत्री मारन की जोड़ी का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने बेहतरीन फिल्मों में साथ काम किया है। वेत्री मारन वाड़ी वासल की शूटिंग अगस्त या सितंबर 2025 में शुरू करेंगे और यह फिल्म 2026 के पहले हाफ में पूरी हो जाएगी। इसके बाद वह धनुष की फिल्म डायरेक्ट करेंगे। देखते हैं कि यह फिल्म कैसी होगी। थग लाइफ की शूटिंग पूरी हो चुकी है। मणिरत्नम जल्द ही अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। इटियान की प्रीक्वल सीरीज वेलकम टू डेरी का टीजर आ गया है। कहानी 1960 के दशक में सेट होगी, जो पेनीवाइज के आतंक और उसके ओरिजिन पर फोकस करेगी। टीजर के अंत में पेनीवाइज को देखा जा सकता है। टीजर अच्छा है और देखते हैं कि सीरीज की कहानी कैसी होगी। वेलकम टू डेयरी में 9 एपिसोड होंगे, जिन्हें हम सितंबर या अक्टूबर 2025 में जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इट टॉम की पिछली दोनों फिल्में आपको कैसी लगी थीं और आप इस प्रीक्वल सीरीज के लिए कितने उत्साहित हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की, तो शाहरुख खान की आने वाली फिल्म किंग की शूटिंग आज से शुरू हो चुकी है। किंग के मेकर्स ने इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में शुरू कर दी है, जहां मेकर्स इस फिल्म को 100 दिनों तक शूट करने वाले हैं। आपको बता दें, ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जो अक्टूबर 2026 से सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। दीपिका पादुकोण संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बन रही फिल्म स्पिरिट से बाहर हो गई हैं। जी हाँ, स्पिरिट में प्रभास के साथ दीपिका को साइन किया गया था, लेकिन खबरों के मुताबिक दीपिका की कुछ ज्यादा मांगों के कारण फिल्म के निर्माताओं ने उन्हें बाहर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दीपिका ने इस फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपए मांगे थे और कहा था कि वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम करेंगी। इसके अलावा उन्होंने तेलुगु डायलॉग बोलने से भी मना कर दिया, जिसमें यह फिल्म शूट हो रही है। कुछ अन्य कारण भी हैं, लेकिन मुख्य कारण यही है जिनकी वजह से दीपिका को स्पिरिट से बाहर कर दिया गया। दीपिका अब अल्लू अर्जुन के साथ अटली कुमार की अगली फिल्म में नजर आएंगी। जी हाँ, खबरों के मुताबिक मुरुनल ठाकुर और जाह्नवी कपूर के साथ दीपिका इस फिल्म में लीड रोल में दिखेंगी। यह एक साइंस फिक्शन एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसकी कहानी पैरेलल यूनिवर्स के इर्द गिर्द घूमेगी। इसमें अल्लू अर्जुन ट्रिपल रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म के लिए 3 एक्ट्रेस को साइन किया गया है। फिल्म की शूटिंग जुलाई या अगस्त 2025 में शुरू होगी और यह जनवरी 2027 में रिलीज होगी। तो दीपिका पादुकोण और उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। सनी देओल नेटफ्लिक्स के साथ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म करने जा रहे हैं। यह 2007 की हॉलीवुड फिल्म डेथ सेंटेंस की रीमेक होगी, जिसे जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया था। इस रीमेक की शूटिंग जुलाई 2025 में शुरू होगी और यह 2026 में पहले थिएटर में फिर नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। सनी देओल इन दिनों बॉर्डर 2 और रामायण की शूटिंग में भी व्यस्त हैं। धनुष डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की बायोपिक में उनके रोल में नजर आएंगे।
फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज हो चुका है, जिसमें धनुष कलाम के किरदार में दिख रहे हैं। रिलीज डेट की जानकारी अभी नहीं आई है। कांतारा चैप्टर 1 के फैंस के लिए बुरी खबर है। शूटिंग में देरी के कारण यह फिल्म 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज नहीं हो पाएगी। खबरों के मुताबिक इसके भारी विजुअल इफेक्ट्स के कारण पोस्ट प्रोडक्शन में समय लगेगा और यह 2026 में रिलीज हो सकती है। वेंकटेश और राणा दग्गुबाती की आने वाली फिल्म राणा नायडू के दूसरे सीजन की ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। राणा नायडू का दूसरा सीजन अगले महीने 13 तारीख से यानी 13 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाला है। इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है, जिसमें एक सस्पेंस से भरी बड़ी स्टोरी के साथ जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। तो टीजर तो सही है, अब यही देखना होगा कि इस फिल्म का ट्रेलर कैसा होता है। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म वेलकम टू जंगल के डायरेक्टर यानी अहमद खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि वेलकम टू जंगल की शूटिंग अभी लगभग 70% तक पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। जैसे ही इस फिल्म के सारे एक्टर साथ में नजर आएंगे, मैं इस फिल्म के फाइनल शेड्यूल की शूटिंग पूरी तरह कंप्लीट कर दूंगा। अब यही देखना होगा कि वेलकम टू जंगल के फाइनल शेड्यूल की शूटिंग कब तक पूरी होती है और वेलकम टू जंगल की नई रिलीज डेट कब तक अनाउंस होती है। जेसन मोमोआ की हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज चीफ ऑफ वॉर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह 18वीं शताब्दी के हवाई योद्धा कायान की कहानी है। सीरीज में 9 एपिसोड होंगे और यह 1 अगस्त से शुरू होगी। 2025 से एप्पल टीवी प्लस पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा जेसन मोमोआ और रोमन रेंस स्ट्रीट फाइटर के लाइव एक्शन में नजर आएंगे। जूटोपिया 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। आपको बता दें, यह एक कॉप कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो 26 नवंबर से सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। जूटोपिया का पहला पार्ट 2016 में रिलीज हुआ था, जिसे ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया था। इसके पहले पार्ट ने 150 मिलियन के बजट में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1 बिलियन से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। अब देखना होगा कि जूटोपिया 2 कैसी होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, फिल्म टॉक के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रभास की दिराज साहब का टीजर 2 हफ्तों में रिलीज होगा। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म की अपडेट में देरी हुई, जिसके कारण सोशल मीडिया पर चर्चा कम है। बड़े बजट की यह फिल्म प्रभास का पहला हॉरर कॉमेडी प्रयोग है। क्या ये बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी? आपका क्या कहना है? कार्तिक आर्यन ने शूटिंग शुरू कर दी है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे समीर विद्वंस डायरेक्ट कर रहे हैं और करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और यह 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी। वरुण धवन की आगामी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे वरुण के पिता डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे हैं। ये वरुण और डेविड धवन की चौथी फिल्म है जिसमें मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े फीमेल लीड में हैं। मनीष पॉल, जमी सेगल और चंकी पांडे भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग चल रही है और यह 10 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। वरुण धवन से जुड़ी एक और खबर ये है कि लुका छिपी के मेकर्स लुका छिपी दोमपान के लिए वरुण धवन और सारा अली खान से बात कर रहे हैं। 2019 में रिलीज हुई लुका छिपी को लोगों ने खूब पसंद किया था। 25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 125 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। लुका छिपी 2 की कहानी पर काम शुरू हो गया है और जल्द ही लीड एक्टर्स के नाम अनाउंस किए जाएंगे। अक्षय कुमार की आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म हाउसफुल 5 का ट्रेलर हमें आने वाले 2 से 3 दिनों में यानी 27 मई को देखने को मिलने वाला है। देखो, इस फिल्म के टीजर में हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला था, तो अब यही देखना होगा कि हाउसफुल 5 का ट्रेलर कैसा होता है। अक्षय कुमार की ये फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी कॉमेडी फिल्म होने वाली है, जिसे लगभग 350 करोड़ के बड़े बजट में बनाया गया है। तो अब यही देखना होगा कि क्या अक्षय कुमार की ये फिल्म इंडिया से नेट 400 करोड़ का कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस पे हिट हो पाती है या फिर नहीं। अक्षय कुमार की यह फिल्म हमें अगले महीने 6 जून को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। डायरेक्टर प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर की आने वाली पैन इंडिया फिल्म डेगन में अब विद्या बालन की एंट्री हो गई है। इस फिल्म में विद्या बालन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है, जैसा कि हमने KGF 2 में रवीना टंडन को देखा था।
तो कहा जा रहा है कि सेम उस फिल्म की तरह इस फिल्म में विद्या बालन एक पावरफुल रोल में नजर आने वाली है। डायरेक्टर प्रशांत के डायरेक्शन में बनने वाली जूनियर एनटीआर की यह फिल्म एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। जूनियर एनटीआर और डायरेक्टर प्रशांत रेल की यह फिल्म हमें अगले साल 25 जून को पैन इंडिया देखने को मिलेगी। प्राइम वीडियो ने इन द व्हील ऑफ टाइम को तीसरे सीजन के बाद कैंसिल कर दिया है। मार्च अप्रैल में रिलीज हुए तीसरे सीजन को पिछले सीजन्स की तुलना में कम व्यूज मिले। यह एक बड़े बजट की फंतासी ड्रामा सीरीज थी, लेकिन अब इसका चौथा सीजन नहीं आएगा। नानी की एक्शन थ्रिलर फिल्म हिट 3 की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। 1 मई को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया। ये फिल्म 29 मई से नेटफ्लिक्स पर तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में उपलब्ध होगी। इमरान का हिंदी डब जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है। मोहनलाल की यह फिल्म 27 मार्च को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगर आपने इसे नहीं देखा तो इसे हिंदी डब में देख सकते हैं। सलमान खान की फिल्म सिकंदर 25 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। मुरुगादॉस के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म ईद पर रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगर आपने इसे थिएटर में देखा तो बताएं कि आपको यह कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आमिर खान की आने वाली फिल्म सितारे ज़मीन पर हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। बताया जा रहा है कि आमिर खान अपनी इस फिल्म को थिएटर के बाद सीधे अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज करेंगे। कहा जा रहा है कि आमिर खान ने यह डिसीजन अपनी फिल्म की रीच को देखते हुए लिया है। उनका कहना है कि कोई भी बॉलीवुड फिल्म 2 से 3 महीने बाद थिएटर से सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, जिसके चलते बहुत सारी पब्लिक फिल्म को थिएटर के बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख लेती है। वैसे मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि आमिर खान ने यह डिसीजन सही लिया है या गलत लिया है। वहीं आमिर खान की यह फिल्म हमें अगले महीने 20 जून को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। खलनायक 2 की कहानी कंप्लीट हो गई है और बहुत जल्द इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर सुभाष घई ने खुद कहा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई है और बहुत जल्द इसके बाकी कलाकारों का नाम अनाउंस होगा। खलनायक 2 की पहली अपडेट 2023 में आई थी, जब सुभाष घई ने पिंकविला को बताया था कि गदर 2 की सफलता के बाद लोग उनसे खलनायक 2 की मांग कर रहे हैं। साथ ही सुभाष घई ने यह भी कहा था कि खलनायक 2 में संजय दत्त के साथ एक नए एक्टर को शामिल किया जाएगा। कुछ दिनों में इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। आजकल सिक्वल फिल्में काफ़ी डिमांड में हैं, तो मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि क्या आप भी खलनायक 2 का इंतज़ार कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो आप इस फिल्म में संजय दत्त के साथ किस एक्टर को देखना चाहते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आदि विशेष की मच अवेटेड फिल्म डकैत एक प्रेम कथा की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। डकैत फिल्म का एक नया ग्लिम्पस आया है जिसमें आप आदि विशेष के साथ मुनाल ठाकुर और अनुराग कश्यप को देख सकते हैं। जैसा कि ग्लिम्पस में दिखाया गया है, इसमें हम देखेंगे कि कैसे दोनों एक्स लवर्स एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं। ग्लिम्पस मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आदि विशेष की यह फिल्म 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। माँ फिल्म का एक नया पोस्टर आया है जिसमें आप काजोल को एक शैतान के सामने देख सकते हैं। माँ एक माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। काफ़ी समय पहले खबर आई थी कि अजय देवगन की फिल्म शैतान का यूनिवर्स बन रहा है और इस यूनिवर्स की एक और फिल्म आ रही है जिसमें काजोल लीड रोल में नजर आएंगी। काजोल ने भी कहा था कि उनकी यह फिल्म शैतान फिल्म से कनेक्ट होगी। शैतान फिल्म की कहानी एक फैमिली के इर्द गिर्द बुनी गई थी, जहां हमने देखा था कि कैसे एक बाप उस शैतान से अपनी बेटी की हिफाजत करता है। माँ फिल्म की कहानी भी एक माँ और बेटी के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक माँ शैतान से अपनी बेटी की हिफाजत करती है। दोनों फिल्मों का कॉन्सेप्ट एक जैसा है। तो देखते हैं कि माँ फिल्म की कहानी कैसी होती है। माँ का टीजर आने वाले 4 दिनों में रिलीज होगा और जैसा कि कहा गया है, ये फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो देखते हैं कि शैतान फिल्म के मुकाबले काजोल की यह फिल्म कैसी होती है। हेनरी कैविल की आने वाली फिल्म वोल्टान की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। वोल्टान 80 के दशक की एनिमेटेड टीवी सीरीज वोल्टान की लाइव एक्शन फिल्म है,
जिसे स्काईस्क्रेपर और रेड नोटिस के डायरेक्टर रॉसन मार्शल थर्बर ने डायरेक्ट किया है। शूटिंग कंप्लीट हो गई है, तो अब इसका पोस्ट प्रोडक्शन काम शुरू हो गया है। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन यह प्राइम वीडियो की फिल्म है, तो यह फिल्म इसी साल डायरेक्ट प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 के सारे एपिसोड जियो हॉटस्टार पर आ गए हैं, जिन्हें आप अभी हिंदी डब में देख सकते हैं। सीजन 2 में सिर्फ 7 एपिसोड हैं, जहां हम देखते हैं कि जोएल और एली के साथ आगे क्या-क्या होता है। यहाँ पर दोनों के बीच हुए आपसी मतभेदों के साथ हम देखते हैं कि कैसे बचे हुए लोग उन क्रिएचर्स का सामना करते हैं। अगर आपने सीजन 1 को देखा है, तो सीजन 2 भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। कुछ दिनों से ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि अरशब शेट्टी की आने वाली पैन इंडिया फिल्म कंतारा चैप्टर 1 अब 2 अक्टूबर से पोस्टपोन होने वाली है। ले राजकुमार राव की भूल चूक माफ ने फर्स्ट वीकेंड में काफ़ी अच्छी कमाई की है। अच्छी कमाई इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग जानते हैं कि यह फिल्म 15 दिन बाद यानी कि 6 जून को प्राइम वीडियो पर आने वाली है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भूल चूक माफ को ओटीटी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिल्म के मेकर्स और पीवीआर के ओनर ने डिस्कस किया और इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया। लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि यह फिल्म सिर्फ 2 हफ्ते के लिए सिनेमाघरों में रहेगी और 2 हफ्ते बाद इसे प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया जाएगा। यह जानते हुए भी फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 28 करोड़ 71 लाख का नेट कलेक्शन किया है। बजट कंफर्म नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस फिल्म को 30 से 50 करोड़ के बीच बनाया गया है। वीकेंड में फिल्म ने अच्छी कमाई की है, तो देखते हैं कि आगे इस फिल्म का कलेक्शन कितना होता है। तो आप भूल चूक माफ फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आमिर खान और डायरेक्टर लोकेश कनराज की फिल्म की शूटिंग 2026 के सेकंड हाफ में शुरू होगी। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आमिर खान और लोकेश कनराज एक सुपर हीरो फिल्म के लिए बात कर रहे हैं। तो आज आमिर खान ने एक इंटरव्यू में खुद कहा है कि वह इस सुपर हीरो फिल्म की शूटिंग 2026 के सेकंड हाफ में शुरू करेंगे। बताया जा रहा है कि यह इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी सुपर हीरो फिल्म होगी, जिसे काफ़ी बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा। लोकेश कनराज इस फिल्म पर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, क्योंकि यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और वह इस फिल्म में कोई भी कमी नहीं रखना चाहते। अब लोकेश कनराज की यह फिल्म पूरी तरह से कंफर्म हो गई है, जिसकी शूटिंग कैथी 2 के बाद शुरू होगी। कैथी 2 की शूटिंग साल के अंत तक शुरू होगी और मिड 2026 में पूरी हो जाएगी। जहां इस फिल्म को लोकेश कनराज डायरेक्ट करेंगे, वहीं आमिर खान पहली बार एक सुपर हीरो के रोल में नजर आएंगे। तो अब आमिर खान और लोकेश कनराज की इस सुपर हीरो फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पंकज त्रिपाठी और अदिति राव हैदरी एक फिल्म करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा पारिवारिक मनोरंजन। पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि फिल्म की कहानी काफ़ी मज़ेदार होगी, जो आपको बहुत पसंद आएगी। शूटिंग आज से लखनऊ में शुरू हो गई है, जिसे भारत फिल्म के राइटर वरुण शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं पंकज त्रिपाठी की इस फिल्म से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती हैं। माँ के सीक्वल पर काम शुरू हो गया है, जिसमें ऑक्टाविया स्पेंसर अपने उसी किरदार में वापस आ रही हैं। माँ 2019 में रिलीज हुई थी, जिसे सिर्फ $5 मिलियन के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $45 मिलियन से ज़्यादा की कमाई की थी। अच्छी फिल्म है, जिसे अगर आपने नहीं देखा है, तो आप इसे जियो हॉटस्टार पर हिंदी डब में देख सकते हैं। तो माँ के सीक्वल पर काम शुरू हो गया है और आने वाले कुछ दिनों में फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। अनुराग बासु के निर्देशन में बनी मेट्रो इन दिनों का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है। 3 मिनट 12 सेकंड के इस ट्रेलर में 4 अलग-अलग रोमांटिक कहानियां दिखाई गई हैं। मेट्रो इन दिनों 4 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आपको इसका ट्रेलर कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। राजकुमार राव की गैंगस्टर ड्रामा फिल्म मालिक का टीजर रिलीज हो गया है। 1 मिनट 21 सेकंड के इस टीजर में कहानी 1988 के इलाहाबाद में सेट है, जिसमें खून खराबे से भरी गैंगस्टर ड्रामा कहानी दिखेगी। मालिक 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सनी पाजी की जाट नेटफ्लिक्स पर आ गई है,
जिसे आप अभी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। जाट अप्रैल के महीने में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक रही थी। लेकिन अगर आप सनी देओल के फैन हैं, एक्शन देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर देख लिया है तो सनी देओल की ये फिल्म आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फाइनली मैंने फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन मूवी देखकर पूरी कर ली है। ये मुझे लगता है फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज का छठा भाग है। इस मूवी को देखने से पहले मेरे मन में सवाल था कि क्या यह कुछ नया पेश करेगी, क्योंकि बाकी मूवीज तो लगभग एक जैसी स्टोरी लाइन पेश करती हैं। उनमें कुछ खास नया पेश करने को नहीं था, लेकिन फिर भी इन मूवीज को देखने में मजा आता है। भले ही स्टोरी एक जैसी हो, फिर भी मजा आता है। तो क्या ये मूवी कुछ अलग पेश करती है, क्योंकि इसका नाम है ब्लड लाइन। इसका मतलब क्या है वो तो मूवी देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन स्टोरी की बात करें तो मैं पूरी तरह से नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे मूवी स्पॉइल हो जाएगी। बहुत बेसिक बता देता हूँ। ये कुछ बच्चों की कहानी है जिनका सामना मौत से होने वाला है। अब ये लोग कैसे मौत से बचते हैं, यही आपको इस मूवी में देखना है। स्टोरी की बात करें तो मुझे स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि किसी भी मूवी की जान उसकी स्टोरी होती है। शुरू में स्टोरी बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे लग रहा था कि अब तो मूवी एकदम कमाल की होने वाली है, क्योंकि पुरानी मूवीज़ की यादें ताज़ा हो रही थीं, नॉस्टैल्जिया आ रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बाद ये मूवी धड़ाम से गिर जाती है। फिर लगता है कि हाँ, इस बार कुछ अलग पेश किया गया है। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, समझ आता है कि ये मूवी पिछली मूवीज़ के लेवल की नहीं है। इसका कारण क्या है? अगर मैं कारण बताऊं तो मूवी स्पॉइल हो सकती है। फिर भी पिछली मूवीज़ में क्या था, उनमें कैरेक्टर्स थे, उनकी कहानियाँ थीं कि कैसे वे मौत से बचते हैं, कैसे मौत उनका पीछा करती है और कैसे वो सबको मार देती है। वो कहानी देखने को मिलती थी। लेकिन इस मूवी में वो इंटेंसिटी महसूस नहीं होती। यहाँ कुछ कमी है। वो कमी मूवी देखने पर समझ आएगी, क्योंकि वो एक बड़ा स्पॉइलर होगा। इसीलिए मैं इसे नहीं बता सकता। इसी वजह से इस मूवी में इंटेंसिटी की कमी है, थ्रिल की कमी है और हम कनेक्टेड महसूस नहीं कर पाते। मूवी थोड़ी अधूरी सी लगती है उस ट्विस्ट की वजह से जो इसमें डाला गया है। तो स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। एक और सवाल होगा कि क्या इस मूवी में वायलेंस है? खून खराबे वाले सीन, वो लेवल जो पहले की मूवीज़ में दिखता था, क्या वो यहाँ है? हाँ, इस मूवी में आपको वो मिलेगा, लेकिन उतने लेवल का नहीं। कई सीन हैं, लेकिन उतने नहीं जितने पहले की मूवीज़ में थे। पहले की मूवीज़ में तो एक ही सीन में जब सपना देखा जाता था कि आगे क्या होगा, तब कई सीन दिखा दिए जाते थे। लेकिन यहाँ एक सपने में जितने सीन होते थे, उतने पूरी मूवी में दिखाए गए हैं। मेरे हिसाब से 10 से 15 सीन ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस मामले में भी अगर आप इस मूवी को देखने जा रहे हैं, तो थोड़ा निराश हो सकते हैं। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो सबकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। मूवी आपको ठीक-ठाक पसंद आएगी। ये एक वन टाइम वॉच मूवी है, टाइम पास मूवी है। इसे आप इस तरह नहीं देख सकते कि अरे! क्या कमाल की मूवी है। वैसे कुछ दिन पहले इस मूवी को 7.1 की रेटिंग मिली थी, लेकिन मेरे हिसाब से ये उस रेटिंग को डिज़र्व नहीं करती। ये उससे कम डिज़र्व करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी कमी है। अगर मूवी को शुरुआत की तरह ही चलने देते, पुरानी मूवीज़ के पैटर्न की तरह, तो ये मूवी और अच्छी बन सकती थी। लेकिन यहाँ जो ट्विस्ट लाया गया, उसकी वजह से ये मूवी बहुत अच्छी नहीं रह जाती। इसीलिए मैं इस मूवी को रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप फाइनल डेस्टिनेशन के फ़ैन हैं, तो हाँ, आप थिएटर में देख सकते हैं। वरना आप इसका ओटीटी रिलीज़ का इंतज़ार कर सकते हैं। अगर आपके पास देखने को कुछ और नहीं है, तो आप इसे देख सकते हैं। मैं इस मूवी को 6 में से 10 रेटिंग दूँगा। अपनी अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। I need you to trust me. One last time. तो फाइनली काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद मिशन इम्पॉसिबल का 8वां पार्ट यानी कि फाइनल रेकनिंग देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। ये एक ऐसी मूवी है जिसका इंतज़ार मैं बहुत समय से कर रहा था। इसका जो पिछला पार्ट था, वो कितना शानदार था। लेकिन उस समय कोरोना की वजह से या किसी अन्य कारण से वो अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद भी यह ओटीटी पर आई है, वो भी हिंदी भाषा में उपलब्ध है। इसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों ने इस मूवी को देख लिया और अब वो सब लोग 8वें पार्ट का इंतज़ार कर रहे थे।
इस मूवी को देखने के लिए आपको इसका 7वां पार्ट देखना होगा। जो स्टोरी है वो पूरी तरह एक सिंगल स्टोरी थी, जिसे केवल काट कर 2 मूवीज़ में बाँट दिया गया। अगर पहली मूवी इतनी अच्छी थी तो मुझे लगा था कि दूसरी मूवी तो और अच्छी होगी। इस मूवी में एक प्लेन चेस सीन है, जिसे उन्होंने खुद पूरा किया है। ये सीन बहुत ही खतरनाक था। जिन लोगों को पता होगा कि ये स्टंट टॉम क्रूज़ ने खुद किया है, वो इसे देखकर महसूस कर पाएंगे कि ये कितना खतरनाक था। टॉम क्रूज़ ने इसे पूरा किया, लेकिन सिर्फ वही सीन या स्टंट नहीं है। और भी स्टंट्स हैं, जैसे सबमरीन वाला स्टंट और जिस तरह से वे एयरक्राफ्ट कैरियर से समुद्र में कूदते हैं, उसे भी बहुत अच्छे तरीके से शूट किया गया है। एक्शन और स्टंट के मामले में ये मूवी बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी में पहले हाफ तक आपको ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया कि एक्शन बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टोरी को इस तरह लिखा गया है और बनाया गया है कि यह टॉम क्रूज़ के किरदार ईथन हंट की जर्नी को जस्टिफाई कर सके और उसे ट्रिब्यूट दे सके। इस वजह से बहुत से लोगों को ये मूवी बोरिंग लग सकती है। पहली मूवी के मुकाबले स्टोरी ज़्यादा बोरिंग लगेगी। जो लोग टॉम क्रूज़ के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उन्हें यह मूवी ज़रूर पसंद आ सकती है। अगर आप इस मूवी को देखने जाएंगे तो ये मूवी आपको धीरे-धीरे चीज़ें समझाएगी। ये विलन के बारे में बताएगी, कैसे विलन पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर रहा है और कैसे टॉम क्रूज़ उसे रोकने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जिस तरह से टॉम क्रूज़ को ट्रिब्यूट दिया गया है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन मूवी को और बेहतर बनाया जा सकता था। आपको पता ही होगा कि यह मूवी दुनिया की सबसे महंगी मूवी है। इस मूवी का केवल प्रोडक्शन बजट 400 मिलियन है। हो सकता है मार्केटिंग बजट जोड़ा जाए तो यह और भी महंगी हो जाए। तो अनौपचारिक रूप से यह दुनिया की सबसे महंगी मूवी बन चुकी है। मूवी देखकर यह साफ पता चलता है, क्योंकि प्रोडक्शन बजट साफ साफ नज़र आता है। केवल ट्रेलर देख लें तब भी आपको पता चल जाएगा कि सारी चीज़ें किस तरह दिखाई गई हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। प्रोडक्शन क्वालिटी के मामले में कोई कमी नहीं है। एक्टिंग सभी की बहुत अच्छी है। स्टोरी को और बेहतर किया जा सकता था। जो लोग एक्शन के फ़ैन हैं, ख़ास तौर पर जो टॉम क्रूज़ को एक्शन के लिए देखते हैं, उनके लिए यह बात महत्वपूर्ण है। इस मूवी को टॉम क्रूज़ की सर्वश्रेष्ठ मूवीज़ में से एक बताया जा रहा है। अगर मैं ईथन हंट के नज़रिए से, ट्रिब्यूट के नज़रिए से देखूं, तो ये मूवी सचमुच अच्छी है। अगर इस मूवी में और एक्शन डाल देते और इसे ज़्यादा थ्रिलिंग बना देते, तो यह और बेहतर हो सकती थी। जो लोग टॉम क्रूज़ के फ़ैन हैं, ईथन हंट के फ़ैन हैं, मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ के फ़ैन हैं, वो निश्चित रूप से इस मूवी को देख सकते हैं। आप एक बार जाकर इस मूवी को ज़रूर देखें। ये निश्चित रूप से वन टाइम वॉच मूवी है। इसका 9वां पार्ट भी आ सकता है, हालांकि इसके चांस मुझे अब थोड़े कम लग रहे हैं। लेकिन ईथन हंट ने बताया था कि 9वां पार्ट आ सकता है और यह मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर निर्भर करता है। अगर आप मिशन इम्पॉसिबल के फ़ैन हैं, तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस बात में कोई शक नहीं कि हिट फ्रेंचाइज भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अंडररेटेड फ्रेंचाइज है, जिसे लगभग सभी ने देखा है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। आज से करीब 1 महीने पहले मैंने इसके दोनों पार्ट देखकर ख़त्म किए और मैं इसका फ़ैन बन चुका हूँ। इसके बाद से मैं इसके तीसरे पार्ट का इंतज़ार कर रहा था। हिट द थर्ड केस देखने के बाद मैं कहूँगा कि यह मूवी हिट यूनिवर्स की एनिमल पार्क है। नानी की परफॉर्मेंस, खासकर अर्जुन सरकार के किरदार में, लाजवाब है। वे पूरी मूवी को अपने कंधों पर ले जाते हैं, शुरू से अंत तक। हालांकि यह मूवी मर्डर मिस्ट्री कम और एक्शन वायलेंस से भरी ज़्यादा लगती है। खास तौर पर मूवी के सेकंड हाफ में आपको अच्छे खासे लेवल की ब्रूटैलिटी और वायलेंस देखने को मिलता है। जैसा कि आपने टीजर में एक सीन देखा होगा, जहां नानी एक शख्स को पूरी तरह बीच से काट देते हैं। मूवी की स्टोरी इस सीन को जस्टिफाई करती है कि ऐसा क्यों किया गया। एक और सीन है जहां वे एक शख्स की गर्दन पर ढाल रखकर उसे धीरे धीरे काटते हैं। ये सीन ठीक से नहीं दिखाया गया। अगर इसे प्रॉपर तरीके से दिखाया जाता तो यह मूवी वायलेंस के मामले में मार्को को भी पीछे छोड़ देती। अब अगर आपको ज़ीरो वायलेंस के साथ अच्छी मर्डर मिस्ट्री वाली मूवी देखनी है, तो हिट दी फर्स्ट केस देखें। अगर आपको अच्छी मर्डर मिस्ट्री के साथ मॉडरेट वायलेंस चाहिए, तो हिट दी सेकंड केस बेस्ट है। लेकिन अगर आप मॉडरेट मर्डर मिस्ट्री के साथ हाई लेवल वायलेंस चाहते हैं, तो हिट दी थर्ड केस ज़रूर देखें। यह मूवी बिल्कुल देखने लायक है और मैं इसे 5 में से 4 रेटिंग दूंगा। तो अक्षय कुमार लेके आ चुके हैं इस साल की अपनी दूसरी मूवी, जो कि है केसरी चैप्टर 2। तो ये मूवी कैसी है, क्या आपको मज़ा देगी या नहीं? चलिए पता करते हैं।
दोस्तों बेसिकली केसरी चैप्टर 2 एक तरह की बायोपिक है शंकर नायर की, जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड के दोषियों का पता लगाने की कोशिश की थी। तो वही सारी बातें आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगी, जिसकी लंबाई है 2 घंटे 15 मिनट। अगर केसरी चैप्टर 2 का रिव्यू एक लाइन में करूं तो यह एक अच्छी मूवी है। देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग में जो हुआ उसके घाव आज भी कहीं न कहीं दिल में हैं। तो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें निश्चित रूप से सज़ा मिलनी चाहिए। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। यही सारी बातें आपको इस मूवी के दौरान महसूस होंगी। जिस तरह से इसकी सेटिंग 1919 के दौर में की गई है, वह बहुत अच्छी है। कई थ्रिलिंग मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको बांधे रखेंगे। जलियांवाला बाग का सीन, दोस्तों, थोड़ा छोटा है, लेकिन जितना है, उतना आपके आंखों से आंसू निकालने के लिए काफ़ी है। अक्षय कुमार जब क्लाइमैक्स में बोलते हैं, तो सुनकर आपको सनी पाजी के जट्ट का जोश जैसा फील आएगा। आप कहेंगे, ब्रिटिशर्स, सॉरी बोलो। वह सीन इतना पावरफुल है कि मैं क्या कहूँ। भाई, इतना कमाल का सीन है कि पूछो मत। हालांकि तेरी मिट्टी जैसा कोई इमोशनल गाना यहाँ होना चाहिए था। आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि काश ऐसा कोई गाना होता। जो कोर्ट रूम ड्रामा आपको देखने को मिलता है, वह एकदम गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की वाइब देता है। एक तरफ अक्षय कुमार, दूसरी तरफ आर माधवन। दोनों की भिड़ंत देखकर लगता है एक दहाड़ रहा है, दूसरा दहाड़ रहा है। ये सीन बहुत अच्छे हैं। उस समय के कोर्ट कैसे होते थे, कैसे पक्षपात का दौर था, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने खिलाफ क्यों जाएंगे। तो उस दौर की व्यवस्था, लोग कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई गई हैं। कई जगहों पर ये मूवी आपकी आंखें खोलती है। क्लाइमैक्स वैसा ही है जैसा असल में हुआ था, बिना किसी फिल्मीपन के। अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह के किरदार में वे जान फूंक देते हैं। भाई, मज़ा आया देखकर। आर माधवन तो दहाड़ते हैं और सचमुच पर्दा फाड़ देते हैं। जब वे आते हैं तो एक एक डायलॉग में वह वज़न महसूस होता है। मैं चाहता हूं कि डॉली LB4 में भी उन्हें लिया जाए, भले ही ऑपोजिट एडवोकेट के रोल में। भाई, कमाल का काम किया है। अनन्या पांड्या ने भी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा काम किया है। अब मुझे लगता है कि उन्हें सीरियस रोल्स में लिया जाए तो वे शानदार एक्टिंग करेंगी। अमित सियाल ने भी बहुत अच्छा काम किया है। बाकी सभी कलाकारों ने भी शानदार अभिनय किया। मूवी की एक अच्छी बात यह है कि यह बिना किसी नॉनसेंस के आगे बढ़ती है। मतलब, बिना ज़रूरत के फालतू सीन नहीं है। ऑल ओवर यह एक अच्छी मूवी है। तो ये था मेरा रिव्यू केसरी चैप्टर 2 पर। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। हेलो दोस्तों, सोनी लिव पर आई है एक और मलयालम मूवी जिसका नाम है मरानमास, जिसमें बेसिल देखने को मिलते हैं। कैसी है ये मूवी, चलिए पता करते हैं। दोस्तों, मूवी में आपको कहानी देखने को मिलती है कि 3 मर्डर हो चुके हैं और उनमें एक पैटर्न दिखता है। मालूम पड़ता है कि एक सीरियल किलर ये सब कुछ कर रहा है। अब सीरियल किलर तो ये शुरू में ही दिखा देते हैं, पर उसके आगे जो होता है वो जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। 2 घंटे 16 मिनट की इस मूवी का रिव्यू अगर मैं आपके लिए एक लाइन में करूं तो कहूँगा, टाइम पास। देखिए, मलयालम इंडस्ट्री ने कई सारे जॉनर को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है, स्पेशली सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री में। आजकल वो थोड़ी डार्क कॉमेडी भी ट्राई कर रहे हैं, परंतु प्राविन कुडू शापू इसके अंदर काफ़ी हद तक मुझे सही लगी थी। लेकिन ये मूवी बिखरी बिखरी सी लगती है। ऐसा नहीं है कि मूवी पूरी तरह खराब है, लेकिन फिर भी जो वाइब, जो चार्म होना चाहिए, वो काफ़ी कम है। स्पेशली इसके पहले 40 मिनट्स में, पहले 5 से 10 मिनट में जो बिल्डअप और सेटअप किया गया, वो अच्छा था। उसके बाद थोड़ा बोरिंग हो जाता है। फिर एक बार जब कहानी उस बस के अंदर पहुंचती है, जहां पर वह सीरियल किलर भी है, जहां पर हीरो, हीरोइन, ये सारे कैरेक्टर साथ में आते हैं, उसके बाद जो हौच पौच यहाँ पर क्रिएट हुई है, वो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर आपको मज़ा देने का काम करती है। फर्स्ट हाफ में एक काफ़ी अच्छा ट्विस्ट है, जो कि आपकी आंखें नम कर देगा, तो वो बढ़िया था। सेकंड हाफ से उम्मीदें और ज़्यादा थीं। हालांकि उम्मीदें कई जगहों पर थोड़ी सी डीली पड़ती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आपको एक टाइम पास मूवी देखनी है, तो ये मूवी कहीं ना कहीं आपके लिए टाइम पास कर देगी। कुछ जोक्स काफ़ी अच्छे तरीके से लैंड कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। जिस तरह से कुछ रेट्रो गानों को यूज़ किया है, बेसिल की एंट्री देखो, थालापति की तरह वो एंट्री लेते हैं। वो सीन देखो आप, वो काफ़ी बढ़िया था। इसके अलावा स्टाइल काफ़ी अच्छा है पिक्चर का।
मैं देख रहा हूँ कि रिसेंट टाइम में मलयालम मूवीज़ जो आ रही हैं, उनमें स्टाइल एकदम टॉप नॉच है। चाहे फिर उसकी साउंड डिज़ाइन हो, जिसका बीजीएम मुझे बड़ा ही कूल लगा, या फिर क्लाइमैक्स में एक एक्शन सीन है। उस सीरियस सीन के अंदर जैसे कॉमेडी क्रिएट की गई है, मज़ा आया था देखकर और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। कुछ जगह ऐसी थीं जहाँ पर पिक्चर एकदम सीरियस होती थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कॉमेडी कर दी, तो वो पॉइंट मुझे अच्छा लगा था। बात करूं एक्टर्स की एक्टिंग की, तो सब ने अपने काम को काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। अब मर्डरर कौन है, ये दोस्तों आपको शुरू में ही दिखा देंगे, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि भाई कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा। नहीं, कोई ऐसा ट्विस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट मूवी चल रही है, उसमें थोड़ी सटायर वाली कॉमेडी भी आपको देखने को मिलती है। थोड़े मोमेंट्स बनते हैं और थोड़ी सी स्टाइल आपको देखने को मिलती है। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि भाई मतलब माइंड बेंडिंग हो जाएगा, तो नहीं भाई, माइंड बेंडिंग तो नहीं होगा। हिंदी डबिंग अच्छी है, लेकिन बेसिल को जिन्होंने आवाज़ दी है यार, उनकी आवाज़ किरदार पर बिल्कुल सूट नहीं कर रही थी। सच कहता हूँ, बहुत बहुत प्लेन आवाज़ थी, मज़ा नहीं आया सुनकर। तो दोस्तों, बस ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन मराना मास पर। अगर वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। तो फाइनली मैंने सिनर्स मूवी देखकर कंप्लीट कर ली है। इस मूवी के बारे में मैंने पहले ही अपनी वीडियोस में बताया था कि इसे काफ़ी अच्छी रेटिंग्स मिली हैं। अब बात कर लेते हैं पहले इस मूवी की बेसिक स्टोरी की। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो माइकल बी जॉर्डन की। दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों हम शक्ल हैं। दोनों का रोल माइकल बी जॉर्डन ने ही निभाया है। साथ में और भी अन्य कैरेक्टर्स हैं। ये दोनों वर्ल्ड वॉर 1 में अपनी सर्विस देने के बाद वापस लौटते हैं अपने होम टाउन, ताकि वहाँ ये शांति का जीवन जी सकें। लेकिन वहाँ आने के बाद इनका प्लान होता है कि ये लोग एक गाना बजाना वाला क्लब टाइप का खोलेंगे, जहाँ सभी ब्लैक लोगों को आने की अनुमति होगी। क्योंकि आपको पता होगा, उस टाइम अमेरिका में रेसिज्म बहुत ज़्यादा था। अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस टाइम हद से ज़्यादा था। इस वजह से ये लोग खुद का एक कसिनो खोलते हैं, ब्लैक लोगों के लिए कसिनो क्लब, जहां ये लोग नाच गा सकते हैं, और वहां एंट्री हो जाती है वैम्पायर्स की। लेकिन यहाँ थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। वो यह कि जिस तरीके से आप वैम्पायर को सोच सकते हैं, वैसे इसके अंदर वैम्पायर नहीं आएंगे, ना ही वैसा कुछ होने वाला है। इस मूवी में बहुत अलग तरीके से वैम्पायर्स को और साथ में रेसिज्म वाला एंगल भी दिखाया गया है। अगर मैं इसके बारे में आपको बता दूं, तो आपका मूवी देखने का मज़ा स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन इसे देखकर आप काफ़ी शॉक्ड हो जाएंगे और हो सकता है आपको बहुत पसंद भी आए। कुछ लोगों को थोड़ा वियर्ड भी लग सकता है, लेकिन मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छा रहा। जिस तरीके से इस मूवी को बनाया गया है, फर्स्ट हाफ तक तो ये सेटअप करने में ही लगे रहते हैं हर चीज़ को। लेकिन सेकंड हाफ में जब वैम्पायर्स की एंट्री होती है, तब जाकर ये मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। मुझे लगता है यही इस मूवी का सबसे बड़ा यूएसपी है, सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। इस मूवी में ऐसा नहीं है कि मूवी बस शुरू हुई और ख़त्म हो गई। 3 बार ऐसा मोमेंट आएगा, जब मूवी ख़त्म होगी, शुरू होगी, ख़त्म होगी, शुरू होगी, और ये काफ़ी अच्छा लगेगा। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। रायन कुगलर की प्रीवियस मूवीज़ काफ़ी धमाकेदार रही हैं, जिसमें ब्लैक पैंथर मूवी सीरीज़ भी शामिल है। जो ब्लैक पैंथर की नेक्स्ट मूवी आने वाली है, उसे भी वही डायरेक्ट करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये मूवी उनकी मूवीज़ के जितनी बेहतर है, या उनकी मूवीज़ के लेवल की है या नहीं? तो डेफ़िनेटली ये उनकी मूवीज़ के लेवल की भी है और उनसे बेहतर भी है। अगर इस मूवी को मुझे एक वर्ड में डिफ़ाइन करना हो, तो मैं कहूँगा, ये मूवी बहुत-बहुत ज़्यादा अच्छी है। मास्टरपीस मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मास्टरपीस के आस-पास इस मूवी को कह सकता हूँ, क्योंकि इस तरीके का कॉन्सेप्ट मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे रेसिज्म, वैम्पायर, हॉरर, थ्रिलर, ये सारी चीज़ें जैसा आप सोचेंगे, उससे अलग तरीके से इस मूवी में दिखाई गई हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने पहले कहीं नहीं देखा। इसी वजह से मेरे लिए ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त रही। एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें, तो माइकल बी जॉर्डन ने एकदम धमाकेदार नंबर 1 परफॉर्मेंस दी है। हर एक एक्टर ने इस मूवी में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है। साथ में जिस तरीके की सिनेमैटोग्राफी है, डार्क एटमॉस्फेयर बनाया गया है, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगीं। ओवरऑल ये मूवी मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये आपके लिए एक मस्ट वॉच मूवी है। ज़रूर जाकर इस मूवी को देखिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो
फाइनली मैंने थंडरबोल्ट्स मूवी देखकर कंप्लीट कर ली। ये मार्वल की सबसे ज़्यादा प्रतीक्षित फिल्मों में से एक थी। मैंने मूवी देख ली और अब इसके बारे में बात करने का समय है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी के बारे में बिना स्पॉयलर्स के, थंडरबोल्ट्स एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी है और मुझे लगता है कि यह आप लोगों को पहले से ही पता होगा। इस मूवी में हमें कई किरदारों की कहानियां देखने को मिलती हैं, जैसे बकी बार्न्स, विंटर सोल्जर, येलेना बेलोवा, रेड गार्डियन, घोस्ट और टास्क मास्टर। इन सभी को एक मिशन पर भेजा जाता है। लेकिन ये कोई दुनिया बचाने वाला मिशन नहीं है, बल्कि एक डार्क सीक्रेट मिशन है जिसे शायद एवेंजर्स भी नहीं छूते। ये मिशन क्या है, इसके लिए आपको मूवी देखनी होगी। मुझे स्टोरी कैसी लगी? मुझे स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी, खासकर शुरुआती हिस्सा जहाँ सभी किरदार एक दूसरे से मिलते हैं। कोई किसी को नहीं जानता और फिर भी एक दूसरे से मारकाट शुरू हो जाती है। उनकी केमिस्ट्री कमाल की है। ऐसा हमने पहले एवेंजर्स एंड गेम में देखा था, जब सारे सुपर हीरो पहली बार मिले थे। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें, ये मूवी दुनिया बचाने के बारे में नहीं है। ये पूरी तरह से पर्सनल स्टेक्स और किरदारों की कहानी पर आधारित है। किरदारों की बात करें, इस मूवी में दो किरदार सबसे ज़्यादा चमके जो इसकी जान है। विंटर सोल्जर, बकी बार्न्स। यह किरदार इमोशनल होने के साथ साथ बहुत पावरफुल है। अपने एक्शन से वह साबित करता है कि वही इस मूवी का मुख्य हीरो है। येलेना बेलोवा, उसका एक्शन, एटीट्यूड, फाइटिंग स्किल्स और ह्यूमर कमाल का है। ह्यूमर की बात करें तो येलेना और रेड गार्डियन की तरफ से काफ़ी मज़ेदार पल देखने को मिलते हैं। लेकिन यह ह्यूमर सिचुएशन को हल्का नहीं करता। यह सही जगह पर सही तरीके से ब्लेंड होता है, जिससे हंसी भी आती है और मूवी की गंभीरता भी बनी रहती है। मूवी का टोन, यह एक डार्क मूवी है। अगर आपने सुसाइड स्क्वाड देखी है तो आपको इसमें कुछ वैसी ही वाइब्स मिलेंगी। यहाँ हीरो दुनिया बचाने नहीं निकले, बल्कि एक खुफिया मिशन पर हैं। इसमें कोई बड़ा सुपर पावर यूज़ नहीं होता। अगर किसी ने पहले एमसीयू की मूवीज़ नहीं देखी तो उसे शायद समझ ही ना आए कि यह मूवी बाकियों से कितनी अलग है। एक्शन सीन्स, इस मूवी की सबसे बड़ी ताकत इसके एक्शन सीन्स हैं। बहुत कम सीजीआई का इस्तेमाल हुआ है और एक्शन को जितना हो सके ग्राउंडेड रखा गया है। ट्रेलर से ही यह साफ था कि एक्शंस कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की तरह होगा। हर किरदार का फाइटिंग स्टाइल अलग है। कोई तीर चलाता है, कोई दीवारों से आर पार हो जाता है, कोई मुक्कों से मारता है तो कोई गला घोंट देता है। यह वैरायटी एक्शन को और रोमांचक बनाती है। मूवी का मैसेज, इस मूवी की थीम 3 चीज़ों पर आधारित है। रिडेम्पशन, अपने अतीत की गलतियों को सुधारना। ट्रस्ट, अपनी टीम पर भरोसा करना और टीम वर्क सीखना। आइडेंटिटी, यह समझना कि आप कौन हैं और लोग आपको क्या समझते हैं। सभी किरदार इस मूवी में एंटी हीरो हैं, जो पहले किसी न किसी मूवी में विलेन रह चुके हैं। ऐसे में जब ये टूटे हुए लोग एक मिशन पर आते हैं तो उनकी जर्नी देखना दिलचस्प है। कमज़ोर पक्ष, टास्क मास्टर और घोस्ट। इन दोनों किरदारों को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला। अगर इन्हें थोड़ा और डेवलप किया जाता तो बेहतर होता। मूवी बीच में थोड़ी धीमी हो जाती है। मजबूत पक्ष, यूनिक टीम और शानदार केमिस्ट्री। सभी किरदार विलेन हैं और एक दूसरे को पसंद नहीं करते। शुरुआत में तो ये एक दूसरे को मारने तक को तैयार हो जाते हैं। इमोशनल मोमेंट्स, हर किरदार का अतीत काफ़ी दर्दनाक है, जिसके कारण कई इमोशनल पल देखने को मिलते हैं। ग्राउंडेड और इंटेंस एक्शन, एक्शन सीन्स इस मूवी की रीढ़ हैं। ताज़ा एहसास, मार्वल ने अपने पुराने फॉर्मूले से हटकर कुछ नया और अलग पेश किया है। मेरा फाइनल वर्डिक्ट, थंडरबोल्ट्स कोई परफेक्ट सुपर हीरो मूवी नहीं है। ये टूटे हुए लोगों की कहानी है जो एक टीम बनाकर कुछ सही करने की कोशिश करते हैं। ये मूवी इमोशनल, ग्रिटी और अलग है। अगर आपको कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज और इंटेंस एक्शन पसंद है तो ये मूवी आपके लिए है। पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, वह आप खुद देख लीजिए। मैं इस मूवी को 8 में से 10 रेटिंग दूंगा। आप इसे ज़रूर देखें। यह मार्वल की एक शानदार और अलग मूवी है जिसने इस बार निराश नहीं किया। दोस्तों, इस वीक के अंदर जॉन अब्राहम भी अपनी एक मूवी लेकर आए हैं जिसका नाम है दी डिप्लोमेट। तो ये मूवी कैसी है? क्या आपके टाइम को डिज़र्व करती है या नहीं? चलिए अभी आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, मूवी की जो कहानी है वो रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर हमें कहानी देखने को मिलती है उज़्मा अहमद की, जो कि पाकिस्तान के अंदर फंस चुकी है। बेसिकली वो इंडिया से है और अब वो इंडिया फिर से जाना चाहती है। तो क्या हमारे इंडिया के डिप्लोमेट जेपी सिन्हा उनकी हेल्प कर पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी।
जिसकी लेंथ है 2 घंटे 17 मिनट। अगर द डिप्लोमेट का रिव्यू आपके लिए एक लाइन में करूं तो कहूंगा, यस, इट्स अ इंटरेस्टिंग मूवी। जब जब जॉन किसी सीरियस मुद्दे पर मूवी लेकर आते हैं, वो मोस्टली टाइम अच्छी निकलती है। मद्रास कैफे देखिए, इसके अलावा परमाणु देखिए या फिर बाटला हाउस। सारी मूवीज में एक काफी सीरियस टॉपिक को कन्वे किया गया है और अच्छे तरीके से किया है। यही चीज द डिप्लोमेट के अंदर भी आपको देखने को मिलती है। एक काफी सीरियस मुद्दे को जिस टाइप से यहाँ पर कन्वे किया है, फास्ट पेस में दिखाया है, वो देखना काफी अच्छा है। मूवी टू डू पॉइंट थी। बिना मतलब के एंगल्स, बिना मतलब के सब प्लॉट आपको देखने को नहीं मिलते। कैरेक्टर्स में आपको एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छी डेप्थ देखने को मिलती है, जिसके कारण हम जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ इमोशनली अटैच भी हो पाते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। इमोशनल सीन पिक्चर के काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। कुछ अच्छे इमोशनल गाने भी आपको सुनने को मिलते हैं। साथ ही देशभक्ति का जो तड़का है वो काफ़ी अच्छा था। मूवी एक इंटेंस टोन में चलती है और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बिना मतलब का हीरोइज्म भी आपको देखने को नहीं मिलता, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी थी। इसके अलावा जॉन ने काम किया एकदम तोड़। आई मीन भाई वो अपने एक्शन अवतार से बाहर आए हैं और अपनी एक्शन इमेज से बाहर आने के बाद जो सीरियस टोन में उनका काम आपको देखने को मिलता है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। एक डिप्लोमेट किस टाइप से अपने इमोशन को छुपाते हुए अपना काम करता है, इस किरदार में जॉन अब्राहम काफ़ी अच्छे लगे हैं। दोस्तों, चेस सीन है जिसकी इंटेंसिटी इतनी पावरफुल है, इतनी बढ़िया है कि आपको देखते ही मज़ा आ जाएगा। उज़्मा के रोल में आपको देखने को मिलती हैं शादिया खातिब, जिन्होंने भी अपने काम को काफ़ी अच्छे और काफ़ी बढ़िया तरीके से पेश किया है। शारिब हाशमी किसी मूवी में हों और वो अपनी छाप न छोड़ें, ये होना इम्पॉसिबल है। उनकी जॉन से जो बॉन्डिंग थी, वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है और उनके काम को देखकर आपको मज़ा आएगा। कुमुद मिश्रा यहाँ पर हैं और वो भी अपने रोल में पूरी तरह से एक्सेल करते हुए दिखाई पड़ेंगे। कुछ कुछ जगह पर विटी जोक्स, विटी कॉमेडी आपको देखने को मिलती है, जो कि मूवी के फेवर में काम करती थी। साथ ही इसकी डायलॉग बाजी भी काफ़ी अच्छी है। जो ओवरऑल दोस्तों पूरी मूवी में टोन रखा गया है, वो काफ़ी सही लगा मुझे। मूवी का म्यूज़िक सही है। जो प्रोडक्शन वैल्यू आपको देखने को मिलनी चाहिए एक मूवी में, वो अच्छी है। लोकेशंस को प्रॉपर तरीके से यूज़ किया है। तो डेफिनेटली दोस्तों, एक अच्छा एक्सपीरियंस देने में ये मूवी कामयाब होने वाली है। ये मूवी कंप्लीट फैमिली मूवी है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। पाकिस्तान जाना बहुत आसान है। बहुत इजीली आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आप पाकिस्तान जा सकते हो। बट पाकिस्तान से वापस निकल कर आना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान मौत का कुआं है, वहाँ से आप नहीं निकल कर आ सकते। वहाँ फंस गए तो फंस गई, और अगर मैं 2-3 दिन और रुक जाती वहाँ पर तो शायद जिंदा भी ना बचती, या फिर वो मुझे कहीं सेल आउट कर देते। कल 8 मई 2025 को धर्मशाला में पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल 2025 का मैच रद्द हो गया। सवाल यह है कि क्या यह भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से हुआ? हमने पहले बारिश, आंधी और यहाँ तक कि न्यूजीलैंड में सूरज की रोशनी की वजह से भी मैच रुकते देखे हैं। लेकिन शायद ये पहली बार है कि एक युद्ध जैसी स्थिति के कारण कोई मैच रुका हो। बीसीसीआई ने इसे तकनीकी खराबी और फ्लडलाइट फेलियर का मामला बताया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं। असल में पंजाब पहले बल्लेबाजी कर रहा था और एक तरफा प्रदर्शन कर रहा था। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह की शानदार बल्लेबाजी से लग रहा था कि पंजाब प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन जाएगी। लेकिन जब एक विकेट गिरा और श्रेयस अय्यर मैदान पर आए, तभी फ्लडलाइट फेलियर हुआ। थोड़ी देर तक बल्लेबाजों ने इंतजार किया। फिर पहले पंजाब के खिलाड़ी बाहर गए और बाद में दिल्ली के। ब्रॉडकास्टर्स ने बताया कि फ्लडलाइट फेलियर की वजह से मैच रुका है। रात 9:52 पर अपडेट आया कि तकनीकी खराबी के कारण धर्मशाला स्टेडियम का एक लाइट टावर खराब हो गया है। बीसीसीआई ने इसके लिए दर्शकों से माफी मांगी, लेकिन यह बात किसी को हजम नहीं हुई। जिस वक्त मैच चल रहा था, उसी समय जम्मू शहर में ब्लैकआउट था। जम्मू से धर्मशाला की दूरी 200 किलोमीटर से भी कम है। कोई चौथी कक्षा का बच्चा भी बता देगा कि फ्लडलाइट फेलियर यहाँ कारण नहीं था। रात होते होते एक चीयर लीडर का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वह डरी हुई थी।
फ्लडलाइट फेलियर में स्टेडियम खाली नहीं कराया जाता, लेकिन सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया। स्टेडियम के बाहर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे। असली कारण भारत पाकिस्तान तनाव। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और जैसलमेर में ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इसी तनाव के कारण धर्मशाला में ब्लैकआउट लागू हुआ और मैच रद्द करना पड़ा। सुरक्षा इंतजाम। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा कि जम्मू की घटनाओं के कारण सावधानी बरती गई। स्टेडियम को तुरंत खाली कराया गया और खिलाड़ियों को सुरक्षित निकाला गया। आईपीएल 2025 पर प्रभाव। धर्मशाला में अब कोई मैच नहीं। 11 मई को होने वाला पंजाब बनाम मुंबई इंडियंस का मैच अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया है। धर्मशाला और चंडीगढ़ के हवाई अड्डे बंद होने से यह फैसला लिया गया। खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ और ब्रॉडकास्टर्स को दिल्ली लाने के लिए ऊना से एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। बीसीसीआई रेलवे मंत्रालय के साथ समन्वय कर रहा है। 9 मई 2025 को बीसीसीआई की आपात बैठक में टूर्नामेंट के भविष्य पर फैसला लिया जाएगा। बढ़ते तनाव के बीच कई लोग मान रहे हैं कि आईपीएल रद्द हो सकता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी सुरक्षा कारणों से टूर्नामेंट छोड़ने की मांग कर सकते हैं। कुछ खिलाड़ियों ने पहले ही चिंता जताई है। पाकिस्तान में रावलपिंडी स्टेडियम में ड्रोन हमले की खबरों के बाद पीएसएल को कराची शिफ्ट करने की बात चल रही है। पीएसएल में भी 3 से 4 दिन का ब्रेक लिया गया है। पाकिस्तान वाले अगर ये कहते हैं कि बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी, तो अब इस बात को सच करने का टाइम आ गया है। भारत की क्रिकेट में आर्थिक और वैश्विक ताकत का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ चेतावनी दी जा सकती है। क्रिकेट बिना पाकिस्तान के चल सकता है, लेकिन भारत के बिना नहीं। हालांकि क्रिकेट का इस्तेमाल सॉफ्ट पावर के रूप में निश्चित रूप से एक मजबूत संदेश दे सकता है। युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक मोर्चों पर भी लड़ा जाता है। धर्मशाला में पीबीकेएस बनाम डीसी मैच भारत पाकिस्तान तनाव और जम्मू में हमलों के कारण रद्द हुआ, न कि फ्लडलाइट फेलियर से। दोनों टीमों को एक एक अंक दिए गए। आईपीएल 2025 का भविष्य अनिश्चित है और बीसीसीआई को खिलाड़ियों की सुरक्षा और टूर्नामेंट की निरंतरता के बीच संतुलन बनाना होगा। हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जो इस मुश्किल समय में देश की रक्षा कर रही हैं। क्या आईपीएल को रद्द करना चाहिए या इसे अन्य शहरों में जारी रखना चाहिए? क्या बीसीसीआई को पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट बॉयकॉट की दिशा में कदम उठाना चाहिए? कमेंट में बताइए।